हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। राइटर हैं इसके हरिशंकर परसाई जी। तो इस निबंध में परसाई जी ने जो प्रेमचंद की सादगी के साथ साथ उनके व्यक्तित्व की, उनकी सादगी की एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए जो आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है एवं अवसरतावादिता पर व्यंग्य किया है। तो बच्चों, मतलब ये हरिशंकर परसाई जी सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण इनकी भाषा की जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी का परिचय देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। यानी हरिशंकर परसाई जी ने है वो जबलपुर से वसुधा नामक एक पत्रिका निकाली थी, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। अग्रणी यानी सबसे आगे है। परसाई जी की कृतियाँ में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनकी दिल फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। उपन्यास है उनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में जो निबंध संग्रह है उसमें है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। यानी परसाई जी ने जो भारतीय जीवन के जो पाखंड है, भ्रष्टाचार है, अंतर्विरोध है, बेईमानी है आदि पर लिखे उनके जो व्यंग्य हैं, उनके जो व्यंग्य लेख हैं, ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण इनकी भाषा की मारक क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब बच्चों, हम पाठ को स्टार्ट करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते, जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई है, यानी बाहर निकल आई हैं। पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यानी जो प्रेमचंद जी के जो चेहरे पर जो मतलब घनी घनी मूछें हैं, उससे उसका चेहरा है वो भारी भारी लग रहा है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर जो बाएं पांव जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई हैं। यानी जो प्रेमचंद जी ने जो फोटो में जूता पहन रखा है, उसका मतलब जो दाहिने पांव का जूता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाएं पांव में जूता पहन रखा है उसमें छेद हो रहा है और जो अंगुली है वो बाहर निकल आई हैं। मेरी दृष्टि से इस जूते पर मेरी दृष्टि यानी मेरी नज़र, दृष्टि यानी नज़र, मेरी दृष्टि है वो इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी पोशाक होगी। नहीं, यानी यहाँ हरिशंकर परसाई जी सोच रहे हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की तो पता नहीं कौन सी पोशाक होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसे ही फ़ोटो में खींच जाता है। यानी हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि ये आदमी है जो प्रेमचंद जी है, ये अलग अलग पोशाकें नहीं हैं इनकी,
और इसमें पोशाकें बदलने के गुण भी नहीं है और मतलब ये जैसा है वैसा ही मतलब फ़ोटो खिंच जाती है इसकी। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। यानी मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे की कि तुम्हारा जूता फट गया है। और अंगुली बाहर दिख रही हैं। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। यानी यहाँ परसाई जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है या जरा भी मतलब तुम्हें लज्जा या संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ी नीचे खींच लेने से अंगुलियां ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। यानी हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि तुम्हें लज्जा संकोच झेप नहीं है कि मतलब जब तुम फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो थोड़ी सी धोती को नीचे नहीं कर सकते थे। यानी अगर तुम मतलब थोड़ी सी धोती को नीचे खींच लेते तो तुम्हारी अंगुलियां हैं वो ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है। यानी मतलब तुमको कोई परवाह नहीं है कि मेरा जूता है वो फटा हुआ है, जो फ़ोटो में मतलब फटा हुआ दिख रहा है। बड़ा विश्वास है फोटोग्राफर ने, जब रेडी प्लीज कहा होगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की आपने कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। उपहास यानी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली। तो यहाँ परसाई जी कह रहे हैं कि जब आपको मतलब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा तो आपने मतलब अपने चेहरे पर मुस्कान डालने की कोशिश की होगी धीरे धीरे, लेकिन मतलब फोटोग्राफर ने बीच में ही थैंक यू कह दिया। यानी विचित्र मतलब ये अधूरी मुस्कान, मतलब जो मुस्कान है वो भी अधूरी रह गई। ये मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यानी उपहास यानी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली। ये कैसा आदमी है, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी परसाई जी कह रहे हैं कि ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते में फ़ोटो खिंचा रहा है और दूसरों पर हंस रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर उठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को भी जूता न हो। यानी यहाँ परसाई जी कह रहे हैं कि फ़ोटो अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना ही था तो ठीक जूते पहन लेते या फिर नहीं भी खिंचवाते तो भी चलता, लेकिन आपकी पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुमने अच्छा चल भाई कहकर फ़ोटो खिंचवा ली होगी। लेकिन ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए मतलब जूता भी नहीं है। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश यानी दुख को अपने भीतर महसूस करके जिसे रो पड़ना चाहता हूँ। यानी लेकर कह रहा है कि मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश यानी दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रो के देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते। अगर समझते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते हैं वो मांग लेते, उधार ले लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। वर यानी दूल्हा, यानी मतलब लोग हैं वो मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए कोट भी मांग लेते हैं, तो वो मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कोई वर है। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। यानी लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए मतलब बीवी मांग लेते हैं, मोटर से बारात निकालते हैं और मतलब कोट वगैरह सब मांग लेते हैं और आपसे मतलब जूते भी नहीं मांगे गए। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते हो। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यहाँ लेकर कह रहे हैं
कि मतलब जो गंदे से गंदा आदमी होता है उसकी फ़ोटो भी खुशबू देती है, लेकिन आपको फ़ोटो खिंचाने का महत्व का पता नहीं है। टोपी 8 आने से मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियाँ न्योछावर होती है। यानी मतलब अब तो जो जूता है उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई है। एक जूता का मतलब एक शूज़ लाएं तो उसके बदले में हम 50 टोपियाँ भी ला सकते हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी यहाँ कवि कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पेनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी यह लेखक बता रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, वो भी मतलब नीचे से या अंगूठे के नीचे से फटा हुआ है और कभी कभी तो मतलब ज़मीन से घिसता है और मेरा जो अंगूठा है वो मतलब लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। यानी लेखक बता रहे हैं कि आपकी अंगुलियां दिख रही हैं लेकिन आपका पाँव है, तला है, वो सुरक्षित है और मेरा तला सुरक्षित नहीं है, मेरी अंगुलियां हैं वो नहीं दिखती। पर पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी यहाँ मतलब लेखक बता रहे हैं कि आप हैं वो पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये। यानी लेखक बता रहे हैं कि मैं ऐसी फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहूँगा, चाहे कोई मेरी जीवनी है वो बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान है, ये मेरे हौसलों को पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, ये कौन सी मुस्कान है। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यानी तुम्हारे चेहरे पर फ़ोटो खिंचवाते हुए ऐसी मुस्कान क्यों है कि क्या हीरो का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कों का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का है वो मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। लेकिन ये तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो ऐसी क्यों है। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काट रहे हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, ये कैसे फट गया, ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते हैं। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। जो कुंभन दास हैं वो अष्टछाप के कवि हैं, जिसका जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि आते जाते हैं वो मतलब जो मेरा जूता है वो भी घिस गया, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है, यानी जिनको देखने से दुख है वो पनपता है यानी होता है, तिनको यानी उनको,
करबो यानी करो, परे सलाम यानी पहले सलाम करो। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। यानी लेखक बता रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मारी होगी जिससे आपका जूता है वो फट गया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। यानी लेखक बता रहे हैं कि जो सभी नदियाँ हैं कोई वो पहाड़ थोड़ी फोड़ती है, मतलब कोई अपना रास्ता है वो घूमकर भी तो चली जाती है, अपना रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी यही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म यानी कर्तव्य तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारी जो अंगुली का इशारा है ये भी समझता हूँ और जो तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान है इसको भी मैं समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? यानी यहाँ पर शायद जी कह रहे हैं कि मतलब प्रेमचंद जी हैं वो ऐसे सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब मैंने तो अपना जो तलवा है उसको बचा लिया, अब मैं तो आराम से चल सकूँगा, लेकिन आपने अंगुली को छुपाने की लालच में जो आपका तलवा है उसको घिस लिया, अब आप कैसे चलोगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे हुए जूते की बात समझता हूँ। यानी यहाँ हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे हुए जूता है उसकी बात है मैं समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। यानी तुम्हारी जो अंगुली बाहर निकल रही है उसका इशारा भी समझता हूँ और जो तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान है उसको भी मैं समझता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद में हमें मतलब यह देखने को मिला है, सीखने को मिला है कि प्रेमचंद जी के फटे जूते शीर्षक निबंध के माध्यम से परसाई जी ने हमें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की जो सादगी है उसके साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए जो आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है और इनकी जो मतलब सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी रचना के अनूठेपन के कारण इनकी भाषा की जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।